हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की निरंतर जारी होगी। जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक को कर रहे थे, जिसमें हमने समकालीन विश्व की राजनीति कर ली है। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है हमारी कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान विषय की, वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। और स्वतंत्र भारत में राजनीति जिसका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जिसका भी हमने 3 वीडियो बना लिए हैं इस अध्याय के, और तीनों ही डाल दिए। आज हमारा भाग 4 चौथा वीडियो है, जिसमें ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं परीक्षा उपयोगी अपडेट। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनकी परीक्षाएं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों का जो राजनीति विज्ञान विषय का पेपर होगा वो 28 मार्च को होगा। इसका ध्यान रखिए, 28 मार्च 2025 को आपका राजनीति विज्ञान का पेपर होगा। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है बच्चों, आपके एग्ज़ाम से पहले नहीं बल्कि मैं फरवरी में कंप्लीट प्रश्नोत्तरी और प्रत्येक पार्ट को कंप्लीट करा दूंगा 12th क्लास की। तो आज हम इस अध्याय को कंप्लीट करते हैं, चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। ये आप लोग देख रहे हो, इसमें मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी बॉक्स के रूप में जो भी दे रखा है अलग से, वो परीक्षा उपयोगी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उनको भी मैंने कवर किया है। तो आपका कहीं से भी कुछ भी प्रश्न बनेगा, आप लोग उसको करने में समर्थ होंगे। और जैसे ये पार्ट कंप्लीट कर पाते हैं अपन नोट्स के रूप में, एक बार रिवाइज ही हो रहा है, आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, तो उसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भी वीडियो लाएंगे, जो आपके लिए परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उन लोगों के भी काम वो आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं राज्यों का पुनर्गठन। जैसे कि हम देख रहे थे कि ये राष्ट्र निर्माण की समक्ष जो चुनौतियाँ थी बंटवारे की और देसी रियासतों की वजह से, तो समस्या सिर्फ हमारी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करना एक बड़ी चुनौती थी। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करना कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना भी एक चुनौती है। ठीक है, तो ये राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न चुनौतियां आ रही थी सामने। जिस प्रकार से हमने और विभिन्न चुनौतियों को देखा, वैसे ही एक राज्यों के पुनर्गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। अब इसमें चुनौतियों के समक्ष सरकार का निर्णय क्या था? सरकार के निर्णयों में था कि पूर्व के सीमांकन जो भी थे उनको खारिज कर दिया गया था। भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया गया 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियां भाषा के आधार पर बनाई गई। ये सरकार के द्वारा प्रमुख निर्णय लिए गए। सरकार ने भाषा के आधार पर सीमांकन को नकारा क्यों? जब सरकार ने ये निर्णय लिए थे, जैसे कि पूर्व के सीमांकन को खारिज करना, भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का वायदा करना 1920 के नागपुर अधिवेशन में, और अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियां भाषा के आधार पर बनाई गई, लेकिन सरकार ने भाषा के आधार पर सीमांकन को क्यों नकारा? तो देखिए, उसके पीछे सरकार को क्या लगता है? देश के टूटने का खतरा, दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, बंटवारे की यादें ताज़ा हो सकती है, और रजवाड़ों का मसला भी चल ही रहा था। इनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भाषा के आधार पर सीमांकन को नकार दिया था। समस्या क्या थी? अब समस्या देखते हैं, समस्या क्या आ रही थी। सरकार के फैसले को चुनौती, आंध्र आंदोलन, मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध, श्री रामालुमुख हड़ताल पर, इसका हम बॉक्स के अंदर पूर्ण रूप से जितना कुछ दे रखा है उसको देखेंगे अभी, और इसका 26 दिन बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु। दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाने की घोषणा। हिंसक घटनाएं, अव्यवस्था, पुलिस फायरिंग, विधायकों का इस्तीफा। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही अन्य समय भी भाषा के आधार पर गठन की मांग की गई। ठीक है, तो ये प्रमुख समस्या आई कि सरकार के फैसले को चुनौती,
आंध्र आंदोलन, मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध हुए, श्री रामालू मुख्य हड़ताल पर हुए, 26 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाने की घोषणा। हिंसक घटनाएं, अव्यवस्था, पुलिस फायरिंग, विधायकों का इस्तीफा। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही अन्य हिस्सों में भाषा के आधार पर गठन की मांग शुरू हो गई थी। 1953 में यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं आपके, तो ध्यान रखना। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। रिपोर्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट क्या है? राज्यों का गठन भाषा के आधार पर। रिपोर्ट के आधार पर 1956 में पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो ये कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, तब तो उत्तर क्या लिखना है आपको? 1953। ऑप्शन में दोनों ही आ सकते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का बच्चों कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया कब गया था, तो 1953 करना है। बनाया गया कब था इसका? 1953 में। जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, इसका ध्यान रखना 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये भी पूछा जाता है, तो इसका भी आप ध्यान में रखना। ठीक है। साथ ही हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी की शहादत, ये ऐसे कैसे हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी कोई प्रश्न आता है तो आप उसको भी आसानी से कर दोगे। जैसे कि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। बिल्कुल बात सही है कि 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? देखो, उसका भी आंसर ये है कि वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। ये देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वे सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपने वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे और इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। ये उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। ये मैं जितने भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो वहाँ पर काफ़ी मददगार होंगे। ज़्यादातर तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में उठाए जाते हैं, एनसीईआरटी की बुक से लाइन। तो और महात्मा गांधी जी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया हुआ रहता है या आता है, किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हो, चाहे स्वतंत्र भारत से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार के मुख्यतः महापुरुषों की श्रेणियों से संबंधित हो, कोई सा भी कैसा भी, चाहे राजनीति हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे सामाजिक विज्ञान का कोई विषय हो, चाहे सामान्य ज्ञान का कोई भी विषय हो, उन सब में कहीं न कहीं महात्मा गांधी का जरूर प्रश्न आता है। तब ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमको बड़ी उलझन में डाल देते हैं अगर हमें पूरा ज्ञान, पूरा ध्यान नहीं और एक एक लाइन का पता हमें एनसीईआरटी बुक का नहीं होता है तो। ठीक है, आगे चलते फिर हम। तो गांधी जी का
ये 12वीं क्लास के बच्चे ध्यान देंगे कि गांधी जी का जो अंतिम उपवास साबित कौन सा हुआ था, जनवरी 1948 वाला। कोलकाता की तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादू ये शुरू हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका दे चुकाने पर राजी हो गई। ठीक है। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से भी मना कर दिया था और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार ये तारीख ध्यान रखना, 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी कौन था? नाथूराम विनायक गोडसे। गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नजदीक पहुंच गया और उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तख्त मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। तो ये तारीख आपको ध्यान रखना है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और किसने मारा था? विनायक, जो नाथूराम विनायक गोडसे थे, इन्होंने गोली चला दी थी गांधी जी के ऊपर। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके गांधी जी से संबंधित। फिर आपके बॉक्स में देखते हैं और हम जैसे कि हम बात कर रहे थे 1947 के दौरान नोआखली स्थान पूछा जा सकता है कि नोआखली कहाँ पर था? अब बांग्लादेश में है। कौन से देश में है नोआखली? बांग्लादेश में। तो ये देखो उस दौरान का चित्र दिया हुआ है। तो आपको तो ये इसलिए दिया है मैंने किताब में कि ये स्थान है और ये स्थान से संबंधित प्रश्न आता है तो आप सही कर सको। तो नोआखली का संबंध कौन से देश से? बांग्लादेश से। ये कथन है महात्मा गांधी जी का जनवरी 1948 के दौरान। क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी जी? ये देखिए, यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तान को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजों को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी का था कि यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा और हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। ऐसा किसका मानना था? महात्मा गांधी जी का। ऐसा ही कथन है फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कह रहे हैं कि हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेगी और अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्व सामान्य की भलाई के साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाए तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। बच्चे सोच रहे हैं कि इतना बड़ा कैसे पूछेंगे? इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, शुरुआत की 2 लाइनों को और फिर डॉट डॉट करके पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो आपको ध्यान रहे मोटे मोटे तौर पर किस अर्थ में क्या कहा जा रहा है। तो ये रियासतों के एकीकरण से संबंधित हो गया। पूरा को पढ़ोगे तो मोटी मोटी चीज़ याद रह जाएगा कि रियासतों के एकीकरण से संबंधित कौन व्यक्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है। अब जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और क्या जानकारी हमारी बुक में दे रखा है तो वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में दे रखा है 1875 से 1950 इनका अपना जीवन काल रहता है। आज़ादी के आंदोलन के नेता है।
कांग्रेस के नेता रहे हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये चीज़ का आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ध्यान रखना इस चीज़ का। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित जो संविधान की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आप आसानी से इन चीज़ों को पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। मुख्यतः क्या क्या है? पहला प्रश्न इसमें से बनता है कि स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा प्रश्न बनता है प्रथम गृह मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा प्रश्न है यहाँ से कि देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और चौथा प्रश्न आपका बनता है कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान की सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये तो मैं सीधे तौर पे बना रहा हूँ, जबकि एक ही प्रश्न को कई तरीके से बनाया जा सकता है और इन प्रश्नों को ऐसे भी रखा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की कौन सी महत्वपूर्ण समिति के सदस्य रहे थे। ठीक है, तो आपको बताना मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान। ठीक है बच्चों, देखो कितने से ब्रैकेट में, कितने से बॉक्स में कितने अच्छे प्रश्न और कितने तरीके से और कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रहे, आपको समझ में आ जाए एक बार, तो फिर आपसे कैसे भी प्रश्न पूछे आप कर दोगे। वैसे ही मानचित्र आएगा भारत का, तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ रहता है तो वही आएगा। एक वर्ल्ड का भी आ सकता है तो भारत का भी आ सकता है, दोनों ही याद रहे क्योंकि दोनों ही किताब है आपके। एक समकालीन विश्व की राजनीति है तो वो विश्व से संबंधित हो गया, एक आपके स्वतंत्र भारत की राजनीति तो भारत का भी ध्यान में रखना है और वर्ल्ड का भी ध्यान में रखना है, दोनों ही मानचित्रों का ध्यान में रखना है। और उन मानचित्रों के अंतर्गत जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो जो स्थान, जो जो देश, जो जो राज्य, जो जो स्थान दे रखा है उनको विशेषकर ध्यान में रखना है, याद रखना है, ताकि आप हर प्रकार के मानचित्र में आए हुए चिन्हित जगह को सही तरीके से कर सको। तो देखते हैं एक बार सरसरी नज़र से, बाकी आपके पाठ्य पुस्तक में देख लेना और आप खाली लाके मानचित्र को भरना शुरू कर दो। डैश वर्क बाजार में आ गई होगी तो आप डैश वर्क ले आए, उसमें भी मानचित्र और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं और उसमें मॉडल पेपर खाली रहते हैं जिनको आप भर लो, याद कर लो, तो वो काफ़ी मददगार होंगे आप लोगों के लिए। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा मानचित्र को। ये है भारत विभाजन के पहले और बाद। देखते हैं बच्चों, जम्मू कश्मीर दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा जम्मू कश्मीर। तो इस एरिया में आपको बताना अपना जम्मू कश्मीर आता है, तो साथ में फिर पंजाब ये हो गया। ठीक है, राजस्थान हमारा ये राजस्थान हो गया जिसके अंदर अजमेर, और ये गुजरात हो गया, ये दिल्ली है, ये यहाँ पर बिहार है, असम ये रहा। ठीक है, ये देख लिया हमने, इसको छोटा करते हैं। ये आपका मणिपुर हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और जूनागढ़, ये जूनागढ़ गुजरात में हो गया। बम्बई आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर है, हैदराबाद ये रहा, बिहार ये रहा, और ये आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं मद्रास, मैसूर ये रहा जो कर्नाटक है, ठीक है। इस तरीके से मोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है, लक्षद्वीप ये रहा, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें।
पूर्वी पाकिस्तान ये था, जो कि आज अब बांग्लादेश बन चुका है। पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है। आगे चलते हैं। गर्म हवा, जैसा कि पाठ्य पुस्तक में दे रखा है आपकी, ये फिल्म चित्रित करता है कि किस प्रकार से विभाजन के दौरान विस्थापन होता है और उसकी वजह से कैसे लोगों के घरों में किस प्रकार की समस्या दिक्कतें आती है, उनको ये उजागर करती है। गर्म हुआ, इसमें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कब रिलीज होती है। तो ये 1973 में ये फिल्म बनती है। निर्देशक इसके पूछा नहीं जाएगा, बस ऐसे ही है। MS सत्यू। आप तो 1973 ध्यान रख लेना, ठीक है। कुछ रह गए और इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये देख लिया है, गांधी जी को भी देख लिया है। एक और रहा, उसको और देख लेते हैं आपके। पोट्टी श्री रामुलु कौन है ये? पोट्टी श्री रामुलु, ध्यान रखना। पोट्टी श्री रामुलु में आपको ध्यान रखना कि गांधीवादी कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी थी इन्होंने, पोट्टी श्री रामुलु ने, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भागीदारी थी। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाए, ठीक है। और आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। जिससे पहले पढ़ा था हमने, 56 दिनों के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है पोट्टी श्री रामुलु की। तो इससे संबंधित ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है बच्चों। एक लास्ट बॉक्स और है, इम्पोर्टेंट है वो भी, वहाँ से भी आपके लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत। नई राज्यों का निर्माण। अब नए राज्य के निर्माण में क्या क्या ध्यान रखना है, इसको पूरा पढ़ लेना, किताब में दे रखा है ऐसे कैसे। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ जो प्रश्न आपके यहाँ से उठेंगे बनेंगे। सबसे पहला है यहाँ से प्रश्न बनने वाला कि गुजराती और मराठी भाषा, गुजराती, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। गुजराती और मराठी भाषा पहले बम्बई में बोली जाती थी। कौन सी भाषा? गुजराती और मराठी भाषा, ठीक है। और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से राज्य बनाए गए थे? 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए थे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए गए थे? 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? 1960 में। उसी प्रकार से 1972 की बात की जाए, 1972 में मेघालय बनाया गया था, असम से अलग करके। किससे अलग करके? असम से अलग करके मेघालय बनाया गया था। और महाराष्ट्र गुजरात किससे अलग करके? बम्बई से अलग करके बनाए गए थे 1960 में। तो ये ध्यान रखना, एक असम से अलग करके 1972 मेघालय बनाया था, इसका ध्यान रखना है। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य बनाए गए थे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब बनाए गए थे? 1987 में बनाए गए थे। और नागालैंड कब राज्य बना? 1963 में बना था। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये कब बने? 2000 में बने। और तेलंगाना अभी फिलहाल 2 जून 2014 को बना था एक नए राज्य के रूप में। इसी प्रकार के एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, विदर्भ हो गया, महाराष्ट्र में है ये अलग राज्य को लेकर यहाँ आंदोलन होते रहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विदर्भ राज्य की मांग कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश को लेकर नए राज्य बनाने की मांग हो रही है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत।
समझ में आ गया बच्चों? नहीं आया और डिटेल्स बताऊँ क्या? जैसे एक बार मैं बड़ा करके बता देता हूँ आपको। देखो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है, 1960 का महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। कब बनाए गए? 1960 में। ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था 1972 में। ठीक है। त्रिपुरा और मणिपुर भी इसी के साथ है, लेकिन मेघालय इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। फिर है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 1987 में बनाए थे, ध्यान रखना 1987 में। जैसे यहाँ दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा दे रखा है अंधेरा सारा, आप ध्यान में रखना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। उसी प्रकार से 1963 में बना था नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। ठीक है। फिर बात की जाए 2000 में, तो 2000 के अंदर बने थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये बने थे 2000 में, तीनों राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। फिर 2 जून 2014 की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना बना था नया राज्य। ठीक है। आंध्र प्रदेश से हटाकर 2 जून 2014 तेलंगाना बना। फिर इसमें लाइन में ये ध्यान रखना, नया राज्य विदर्भ महाराष्ट्र में है, इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं। और हरित प्रदेश के नाम से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उसका हरित प्रदेश हिस्सा है, जो कि नए राज्य की मांग को लेकर यहाँ आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज हमारा पार्ट जो था स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती वाला अध्याय था, इसके अंतर्गत हमने अंतिम टॉपिक राज्य के पुनर्गठन से संबंधित देख लिया है, जिसमें हमने क्या क्या समस्या आ रही थी उन सबको जाना है। साथ में ही हमने सरकार का क्या निर्णय रहा था उसको देखा है। सरकार ने भाषा के आधार पर सीमांकन को क्यों नकारा, उन कारणों को, उन टॉपिक को एक नोट्स के रूप में देखा है, ज़्यादा विस्तार से न बताकर एक संक्षिप्त रूप से यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया गया, ताकि आपका कम समय में रिवाइज हो सके। ठीक है। बाकी ये फिर दे रखा है, तो इस तरीके से पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम दूसरे पार्ट को लाएंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।